हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने रिसेंटली इशू किया है और हम डिस्कस कर चुके हैं ए एंड बी सेक्शंस। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे सी सेक्शन बेटा, जिसमें आप 3 मार्कर्स क्वेश्चन फेस करेंगे और 6 क्वेश्चन इस सेक्शन में आपसे पूछे जाने हैं। यस, पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं? First question, check whether the following statement is true or false. If u is equal to e power sine inverse theta and v is equal to e power minus cos inverse theta, then du by dv is a constant for any value of theta. u और v दो फंक्शन दिए हैं बेटा थीटा के टर्म्स में, दैट मीन्स पैरामीटर थीटा है। आपको du बाई dv निकालना है और आपको चेक करना है कि क्या वो एक कांस्टेंट है थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली du बाई डी थीटा निकाल लेंगे, dv बाई डी थीटा निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, राइट। तो u हमारा है बेटा e पावर साइन इनवर्स थीटा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो राइट में e पावर थीटा नहीं है बेटा, e पावर साइन इनवर्स थीटा है। तो क्या यूज होगा? चेन रूल, राइट। चेन रूल यूज होगा। e पावर साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स थीटा इज e पावर साइन इनवर्स थीटा एंड साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, राइट। नाउ v हमें दे रखा है बेटा e पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा। दैट मीन्स इसको अब थीटा के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो अगेन चेन रूल यूज करेंगे, पर पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा कॉस इनवर्स थीटा, e पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा एंड माइनस कॉस इनवर्स थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, और अगेन कॉस इनवर्स थीटा का क्या होता है? इसी का नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो ये प्लस ही हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ओके, नाउ जो हमें चाहिए दैट इज du बाय dv, तो वो हमारा आ जाएगा du बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dv बाय डी थीटा। ओके, दैट इज e पावर साइन इनवर्स थीटा into 1 upon square root 1 minus theta square divided by e power minus cos inverse theta into 1 upon square root 1 minus theta square। ये हमारा फंक्शन सेम है, पार्ट फैक्टर, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और डेफिनेटली एज्यूमिंग नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हम नो डाउट मेंशन नहीं करते बेटा कहीं भी, बट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फैक्टर्स हम तभी कैंसिल करते हैं जब नॉन जीरो है। नाउ अब हम इंडिसेस का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। ए पावर m डिवाइडेड बाय ए पावर n इज नथिंग बट ए पावर m माइनस n। तो e पावर साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाय e पावर माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसको जब एडजस्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स थीटा। ओके, अब हमें पता है बेटा साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2। तो ये हो गया e पावर पाई बाय 2, और दिख रहा है आपको e पावर पाई बाय 2 अ कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो थीटा की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। स्टेटमेंट ट्रू है, और ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन था वो हमारा इसके लिए रीजन ही है। ओके, चलिए सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म थी। इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा, इफ x पावर m डिवाइडेड बाय y पावर n इज इक्वल टू x इंटू वाई होल पावर m माइनस n, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है बेटा, और ये दिख रहा है आपको x y में हमारा पूरा फंक्शन है। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, जस्ट सी लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। x पावर m डिवाइडेड बाय y पावर n इज इक्वल टू x इंटू वाई पावर m माइनस n। एक तो सिंपली हो सकता है आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लेफ्ट में आप क्वोशंट रूल यूज कर लीजिए, राइट में चेन रूल यूज कर लीजिए।
दूसरा हो सकता है आप लॉगरिदम से कर लीजिए, लॉगरिदम भी लगा के ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगी, मुझे लगता है वो शॉर्टेस्ट है बेटा। जस्ट सी, हम एक्स वाई होल पावर m माइनस एन है, ए बी होल पावर m है अगर, तो इंडिसेस का रिजल्ट क्या कहता है, a पावर m इंटू बी पावर m। ओके, इसको ये अगर यूज करें तो ये हो गया x पावर m माइनस एन, y पावर m माइनस एन। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, x की टर्म्स एक तरफ कर देती हूँ, y की टर्म्स एक तरफ कर देती हूँ। ओके, अब इससे क्या होगा, x पावर m, अगेन अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया माइनस m प्लस एन, और राइट साइड में y पावर m माइनस n प्लस n, that means we are getting x power n is y power m। इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया बेटा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू a। इतना सिंपल सा फंक्शन बन गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा इतना सिंपल सा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में हो गया n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, राइट में हो गया m इंटू वाई पावर m माइनस वन, और y का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स राइट में चेन रूल यूज हुआ और लेफ्ट में एस एच आ गया, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया बेटा, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन अपॉन m इंटू वाई पावर m माइनस वन। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं नो डाउट, बट सी जो हमने सिंपल किया है एक्सप्रेशन, दिख रहा है इनके क्लोजर से, दिख रहा है एक्स पावर n माइनस वन वाई पावर, आई मीन टू से मैं इसे x एन एक्स पावर n इंटू वन बाई एक्स लिख सकती हूँ, और नीचे लिख सकती हूँ y पावर m इंटू वन बाय वाई। ये y पावर m और x पावर n इक्वल है, इक्वल है, मैं इसको x पावर n लिख देती हूँ m, इसको भी x पावर n लिख देती हूँ, ये x आ गया डेनोमिनेटर में, y आ गया न्यूमैरेटर में, x पावर n कैंसल सेम है, एंड दिस विल गिव्स dy by dx is equal to ny divided by mx। ओके, मुझे लगा ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्लाइटली शॉर्ट बनता है, इजी बनता है। आप लॉगरिदम से भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, और क्वोशंट रूल से भी ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, व्हाट्सएप पे भेजिए अगर अपना चेक करवाना चाहते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ गुड वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म 3x minus 1 into fx where x is not equal to 1 by 3 is given by this। Antiderivative of this function is this, where c is the constant of integration। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, आपका 3x minus 1 into fx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, 3 into x power 4 minus 13 by 3 x power 3 plus 3 by 2 x square plus c है, यही मतलब हुआ। दैट मीन्स 3x minus 1 इंटू एफ एक्स क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव, यही मीनिंग होता है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में रिवर्स प्रोसेस है। जब इसका इंटीग्रल जो लेफ्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया उसका इंटीग्रल ये पॉलिनोमियल है, तो दैट मीन्स वो खुद आपका इंटीग्रेंट इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव निकालें तो 3 इंटू 4x³ दैट मीन्स 12x³ माइनस 13, ओके 3x² 3 कैंसिल हो जाएगा, 13x² प्लस 3 बाई 2 इंटू 2x, 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3x। t कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट, ये इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव ये हो गया, और c का डेरिवेटिव 0। तो दिस इंटू एफ एक्स ये आ गया, तो अब एफ एक्स निकालना इजी है बेटा। अब एफ एक्स क्या हो गया, दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय 3x minus 1। अब चाहे आप
फैक्टर करके निकालो चाहे आप डिवाइड करके निकालो, टोटली आप पर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी निकालो। इसके अगर हम ब्रेक करें, फैक्टर्स करें तो 36 x कॉमन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी जो 36 9 4 सा कर सकते हैं। चलिए x कॉमन लेते हैं, ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 3। ओके, ये हो गया 3x माइनस 1। इसके फैक्टर हो गए बेटा क्लियर कट, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 3x, यहाँ से -1, तो 3x माइनस 1 बिल्कुल एक फैक्टर आ रहा है, दूसरा आ रहा है फैक्टर 4x माइनस 3, राइट, 4x माइनस 3, तो ये हो गया 3x माइनस 1, कैंसल, वी विल लेफ्ट विद x इंटू 4x माइनस 3। ओके, अब आपसे लेकिन साथ में वैल्यू भी पूछिए f6 की, वो हम निकाल देते हैं। यहाँ 6 रख दें, 6 इंटू 6 4 ज़ा 24 माइनस 3 21, 21 6 ज़ा 120। ओके, सिंपल टू डू, बट क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है, पहले आपने ऐसा नहीं किया, बट आपको वही बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेटा। डेरिवेटिव और इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के, बस उसी कंसेप्ट का हमने यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the following definite integral and show your work. Integral of cosec power 6x cot square x with respect to x and limits are from pi by 4 to pi by 2. Yes, limits जिस टाइप की हैं बेटा, हमें प्रॉपर्टी यूज करने का कोई हिंट नहीं मिलता, राइट। पाई बाय 4, पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, इस ढंग से होती कुछ प्रॉपर्टी हम यूज कर पाते, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, बट अभी हम नहीं वो यूज कर सकते। तो इंटीग्रेंड पर ही जोर दें। देखिए इंटीग्रेंड में क्या है, कॉसेक पावर 6x कॉट स्क्वायर x। कॉट और कॉसेक का अगर आपको रिलेशन ध्यान आए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x, राइट। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको देख के आपको सेक और टेन में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं आपने, लेकिन कॉसेक और कॉट में कम किए हैं आपने प्रैक्टिस, कम क्वेश्चन थी प्रैक्टिस के। बट जब आप लिमिट्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं यूज हो रही, तो कॉट और कॉसेक देख के बिल्कुल यही पहले ध्यान आना चाहिए। और डेफिनेटली हमने इनको चेंज भी करना होगा आपस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर एक्स। हम एक्चुअली क्या करेंगे इसमें बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स तो देखिए एक हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। कॉसेक पावर 6x को हम ब्रेक कर देते हैं, ये कॉट स्क्वायर हम x ऐसे ही रखते हैं। कॉसेक पावर 6x को, क्योंकि हमें पता है कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कॉसेक स्क्वायर एक्स आने वाला है, तो एक कॉसेक स्क्वायर एक्स भी हम ऐसे सच ही रखते हैं। कॉसेक पावर 4x रह जाएगा सिर्फ, राइट, इंडिसेस का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो इसको हम 4 पावर इंटू 2 पावर, 2 पावर एज सच रखते हैं, 4 पावर को हम कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना। देखिए कॉसेक पावर 6x इज नथिंग बट कॉसेक पावर 4x इंटू कॉसेक पावर 2x। 2x तो हमने एज सच मेंटेन रखा, इसको हमने चेंज किया ये यूज करके, कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने चेंज कर दिया। आई थिंक अब बिल्कुल विजुलाइज है आपको। हमें क्या करना होगा, कॉट एक्स को हम पुट कर देते हैं टी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो हमारा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया माइनस डी टी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट, दिस इज माइनस डी टी। अब हम इसमें यूज करें बेटा, कॉट एक्स को टी पुट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कॉट स्क्वायर एक्स को नहीं, कॉट एक्स हो गया टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस
टी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड cos x स्क्वायर dx इज माइनस dt, तो माइनस भी लिखते हैं और लिमिट्स भी हम रादर चेंज कर लेते हैं, इट विल बी बेटर बेटा. व्हेन x इज पाई बाय 4 t will be cot pi by 4, that means 1, and when x is pi by 2 t will be cot pi by 2, that is 0. तो 1 to 0 लिमिट हो गई बेटा. ओके 1 to 0 हो गई. नेगेटिव है, हम बेशक इसको नेगेटिव हटा के अपोजिट कर सकते हैं बेटा. हमें पता है a to b लिमिट को अगर हम अपोजिट करते हैं b to a तो नेगेटिव हो जाता है इंटीग्रल. इसको भी हम ओपन कर दें. दिस इज टी स्क्वायर, दिस विल बी टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ, प्लस 1. राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ. और ये हो गया बेटा हमारा t पावर 6 प्लस 2t पावर 4 प्लस t स्क्वायर. यस, अब इंटीग्रल करना है. सिंपली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. t पावर 6 का इंटीग्रल t पावर 7 डिवाइडेड बाय 7, 2t पावर 4 का इंटीग्रल 2 t पावर 4 का t पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, टी स्क्वायर का इंटीग्रल t पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट इसमें हमने डालनी है 0 to 1. 0 तो हम पुट करेंगे बेटा, देखिए 0 आएगा सब में, तो सिर्फ 1 से आ रहा है. 1 बाय 7, ये हो गया 2 इंटू 1 बाय 5, 2 बाय 5, और ये हो गया 1 बाय 3. बस इनको ऐड कर दे बेटा. 3 5 7 तीनों ही प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट आएगा डेनोमिनेटर, तो दैट विल बी 105. राइट, और न्यूमरेटर में हो जाएगा बेटा ये 15, ये हो जाएगा हमारा 21 टू 42, और ये हो जाएगा हमारा 35. राइट, इसको हमने किया 1592 डिवाइडेड बाय 105. कैंसिल होता है? नो, कैंसिल कुछ नहीं होता बेटा. दिस इज द. I hope it is clear. Next question. Find the particular solution when x is equal to y is equal to 0 for the following differential equation. dy into root 1 minus x square plus y minus e power minus sin inverse x into dx is 0. Yes, dy dx के टर्म्स में दे रखा है बेटा. dy के साथ देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, लेकिन dx के साथ y माइनस दिस मल्टीप्लाई है. तो ये क्लियर हो जाता है कि सेपरेबल नहीं हो पाएंगी, है ना. तो हमारे पास काम है इनको पहले चेंज करने का. किस फॉर्म में आ सकती है, ये सेपरेबल तो नहीं है, ये हमें दिख गया क्लियर कट. अब गौर से और देखो बेटा, तो ये x का एक्सप्रेशन है, ये x का एक्सप्रेशन है, सिर्फ y की ये टर्म है. तो जो आपको हिंट बताती हूँ बार बार, ये फॉर्म याद रखने का. dy बाई डी एक्स है तो y सिंगल टर्म आएगी, ये x और x का एक्सप्रेशन है. और अगर dx बाई dy होगा तो आपका x सिंगल एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, p और q आपके y के फंक्शन होंगे. तो बस हम इसे एडजस्ट करना चाहते हैं. सॉरी, ये इक्वल टू 0 था. अब इसे अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं dy बाई डी एक्स फॉर्म में, तो मैं dx से डिवाइड कर देती हूँ थ्रू आउट. dy बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस e माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0. ठीक है, आ गया y इंडिपेंडेंट. इसको हम इजिली राइट ले जा सकते हैं, और साथ के साथ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट भी हम 1 बना देते हैं बेटा. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. ये e पावर माइनस साइन इनवर्स x हम राइट में ले गए और डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के. ओके, ये हमारा अब आ गया एक्सप्रेशन. यही कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. p हो गया आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. q हो गया आपका e पावर माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेटिंग करेंगे. e पावर इंटीग्रल ऑफ p
विद रिस्पेक्ट टू x। p हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल e पावर साइन इनवर्स x। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स x का। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x। कांस्टेंट नहीं लिखना बेटा यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं रखना। तो सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा इसका? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन हो गया y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor with respect to x। अब आपका q and integrating factor पुट कर दीजिए। q is e power minus sin inverse x divided by square root 1 minus x square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर साइन इनवर्स x dx। अब ये दिख रहा है बेटा आपको e पावर माइनस साइन इनवर्स x इंटू e पावर साइन इनवर्स x। पावर ऐड हो जाएंगी और वो 0 बन जाएंगी बेटा। आपको क्लियर हो रहा है तो आप बिल्कुल ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जस्ट एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ। ये अभी हमने रिजल्ट्स रिवाइज किए हैं इंडिसेस के, ये पावर्स ऐड हो गई, 0 हो गया, 0 हो गया तो e पावर 0 इज 1। ठीक है, e पावर 0 1 होता है। तो ये सिर्फ हमारा रह गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने बिल्कुल मेंशन करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा यहाँ। अब हमें पूछा था बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या दिया है? x एंड y दोनों 0 हो, दैट मीन्स ये 0 इंटू ई पावर साइन इनवर्स 0 इज 0 इक्वल टू साइन इनवर्स 0 इज 0 प्लस c, दैट मीन्स c क्या आ गया बेटा? 0 0। therefore particular solution is y into e power sin inverse x is sin inverse x only। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट तो 0 आ गया। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बस आपको यही होता है स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार जरूर अपना गौर से देख लीजिए कि जो मेथड आप अप्लाई करने लगे हैं वो बिल्कुल ठीक करने लगे हैं, वो ही अप्लाई होता है उसमें या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। x square y plus yx square root of y square minus x square dx minus x cube dy is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बेटा। और आपको दिख रहा है यहाँ पर भी dx dy की टर्म दे रखी है, और आप हर टर्म को देखो डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3, एक्स वाई में सेम डिग्री चल रही है बेटा। आई होप आपको देखते ही क्लियर है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाली है, राइट? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसको पहले हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दे दें, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज द गिवन इक्वेशन। dx माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या करें? सीधा सिंपल दिख रहा है, एक्स क्यूब डी वाई को पहले हम वन साइड ले जाएं बेटा। नाउ एक्स क्यूब को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देते हैं और dx को राइट में। एक्स क्यूब से हम जब डिवाइड करेंगे, ओके चलिए एक बार मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी बेटा, dy बाई dx दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी। फर्स्ट वाली टर्म डिवाइड होगी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y अपॉन एक्स आ गया सिर्फ। सेकेंड टर्म डिवाइड होगी
तो y अपॉन x आ जाएगा एक, और एक x कैंसिल हो गया, x क्यूब है, और सिंगल x जो है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब हम x को लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर है ये आपको। एक्स स्क्र वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये रह गया y बाई एक्स, और वाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, y बाई एक्स, एक x कैंसिल हो गया, जो सिंगल x बचा वो स्क्वायर रूट के अंदर लाए आप डिवीजन में, तो वो स्क्वायर हो गया। और ये भी आप अल्टीमेटली देखो तो ये भी आपका y बाई एक्स, लेट मी जस्ट राइट y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ y बाई एक्स whole square, x square divided by x square is 1. Okay, clear cut homogeneous equation है। हमने डिग्रीज देख के भी चेक कर लिया था, अब इसका हमने मेथड करना है प्रॉपर। इसको y बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है v, राइट, यही मेथड यूज करते हैं हम। पहले इसको कर दे देते हैं बेटा हम। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y बाई एक्स को v, y by x is v, that means y is vx, और अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा dy by dx is v प्लस x dv by dx, राइट। प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं हम राइट में, और एक फ्लो में ये आदत ही पड़ जाती है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव dv by dx। ओके, अब इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन ये थी हमारी बेटा, देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, दिस विल बी v प्लस v square root of v square minus 1 is equal to v plus x dv over dx। ये v कैंसिल हो गया बेटा, क्लियर कट, और ये dx हम चलिए लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये x लेफ्ट में लाएंगे 1 अपॉन एक्स, और v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1 राइट में ले जाएंगे, तो दिस विल बी dv ओवर v स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1। ओके, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ बेटा, हमने इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट में हो गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग मॉड एक्स, और राइट में आई होप आपको फॉर्मूला याद है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स, अभी विद रिस्पेक्ट टू v है, पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 1 अपॉन v इंटू स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस 1, तो ये इंटीग्रल हो गया सेक इनवर्स v प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब v को हम वापस पुट कर देते हैं, दिस इज सेक इनवर्स y बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ, और जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था आपसे, वही आ गया है, इट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Frame the below optimization problem as a linear programming problem and determine its feasible reason graphically। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। मैं आप लोगों को यही कह रही थी बेटा पहले से कि कहीं ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसलिए आपको कुछ प्रैक्टिस हमने करवा दी थी बुक के क्वेश्चंस की। चलिए इसको भी देखते हैं। Bhavani Singh, a farmer, decides to raise hens and cows to make some extra money apart from his agricultural income. He wants to raise no more than 16 animals, including no more than 10 hens. On an average, it will cost him rupees 25 and rupees 75 per day to raise one hen and one cow respectively. अभी तक जितना पढ़ा है बेटा उससे क्या समझ आ रहा है? भवानी सिंह जो एक ही फार्मर है, वो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए हेन्स और काउस को पालता है।
ठीक है? और वो जो पालता है इनको तो वो लेस देन 10 मोर देन नॉट मोर देन 10 हेन्स होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 16 एनिमल्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 10 हेन्स होने चाहिए और टोटल जो है जितने काउस और हेन्स जो पालता है वो टोटल लेस देन इक्वल टू 16 होने चाहिए। उसको जो कॉस्ट पड़ती है इनको पालने की 25 रुपीज पड़ती है एक हेन को पालने की और 75 कॉस्ट पड़ती है काउ को पालने की पर डे। ठीक है, ये उसको कॉस्ट पड़ रही है। He will make an average profit of rupees 12 from each hen and rupees 40 from each cow every day. hen के eggs सेल आउट करके cows के मिल्क सेल आउट करके जैसे भी ये उसको प्रॉफिट हो रहा है उनको पालने से। He has a budget of rupees 900 per day to raise the animals. How many of each type of animal should be raised to maximum his profit? उसका प्रॉफिट रेज करने के लिए कितने उसे एनिमल्स पालने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा हेंस हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड नंबर ऑफ काउस एज्यूम कर लेते हैं हम y। ठीक है, तो अब जो हमारी कंडीशन बनती है मैं एक बार यही लिख देती हूँ रफ जैसे टेबल आपको बनानी बताई थी। 25 रुपीज कॉस्ट पड़ती है हेन की एंड 75 रुपीज कॉस्ट पड़ती है काउ को पालने की और प्रॉफिट होता है 12 रुपीज हेन पर और 40 रुपीज काउ पर और उसका जो टोटल बजट है खर्चे का वो 900 है। दैट मीन्स इससे कम उसे खर्चा करना चाहिए और नंबर ऑफ हेन्स जो है वो नॉट मोर देन 10 होने चाहिए और नंबर ऑफ टोटल एनिमल्स नॉट मोर देन 16 होने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशंस केयरफुली पढ़ के आपको एलपीपी बनानी है। एलपीपी लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या है टू मैक्सिमाइज किसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को हम लिख देते हैं पी और प्रॉफिट क्या हो गया 12 रुपीज हेन पर टोटल हेन एक्स तो 12 इंटू एक्स राइट और 40 रुपीज काउ पर और टोटल काउस वाई तो 40 वाई। इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है बेटा सबसे पहली है कि नंबर ऑफ हेन्स इज नॉट मोर देन 10 मतलब एट द मैक्सिमम 10 हो सकती है। ओके, सेकंड है इनका टोटल नंबर इज नॉट मोर देन 16। ठीक है, नॉट मोर देन 16 एनिमल्स एंड नॉट मोर देन 10 हेन्स। इनसे ये दो कंडीशन आ गई। फिर आपकी तीसरी कंडीशन आ जाती है कॉस्ट से 25 रुपीज हेन पर कॉस्ट है तो इसको आप नंबर ऑफ हेन से मल्टीप्लाई करोगे देन 75 रुपीज कॉस्ट एक काऊ को पालने की है तो टोटल 75 वाई हो जाएगी और ये खर्चा वो 900 पर डे का ही बियर कर सकता है तो दैट मीन्स एट द मैक्सिमम 900 खर्च होना। ओके, इसको आप देख रहे हैं इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा 25 के मल्टीपल हैं सभी नंबर्स तो 25 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 3y दिस इज लेस देन इक्वल टू 25 3 is 75 and 25 6 are 1। ठीक है, एंड नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स मत भूलिएगा वो ऑटोमेटिकली भी आपको लगानी है अदरवाइज यहाँ भी आप अंडरस्टैंड करते हैं तो नंबर ऑफ हेन्स नंबर ऑफ कॉज मिनिमम जीरो हो सकते हैं नेगेटिव नहीं हो सकते नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स लगेंगी ही लगेंगी। ओके, तो अब हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करें बेटा अब हम ये हमारी एलपीपी बन गई है इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करें पहले x लेस देन इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 10 आपको पता है लाइन पैरेलल टू
y एक्सिस। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी x लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स इस तरफ इसकी शेडिंग आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इसके लिए आप क्विकली टेबल बना सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। x जब आप 0 पुट करोगे तो y 16 आएगा, और जब y 0 पुट करोगे तो x 16 आएगा। तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को लेकर हम ड्रॉ कर सकते हैं ये लाइन, राइट। ये हमारी लाइन हो गई। अब इसमें भी हम 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 16, तो इसकी शेडिंग हमारी ओरिजिन की तरफ हो गई, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सेकेंड इज सॉरी थर्ड इज x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36। इसकी भी आप टेबल फॉर्मेशन करो। अगर x 0 पुट करें, हम x 0 पुट करें तो y विल बी 12, और ओके y 0 पुट करके 36 तक यहाँ पर हम नहीं जा सकते, चलिए 10 पुट कर देते हैं। y हम 10 नहीं, चलिए 12 पुट कर देते हैं। y हम x हम 12 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24, y आ जाएगा 8, राइट। 0 12 एंड 12 8, ये आपकी 2 पॉइंट हो गए। इनसे लाइन पास करेंगे बेटा ये, और इसकी भी आप शेडिंग देखो, 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो ये भी आएगी। तो अल्टीमेटली फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, दिस वन, यस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता है फिजिबल रीजन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये फिजिबल रीजन बनेगा बेटा, राइट। ये फिजिबल रीजन बनेगा हमारा, दिस वन बाउंडेड, ओके। अब इसके हम वर्टिसेस पढ़ लें तो एक तो O ही है ओरिजिन, एक A हो गया 10 0, ये B हो गया, क्लियर कट दिख रहा है बेटा, अदरवाइज इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं आप, 10 6, देन ये हो गया C 6 10। एक्यूरेट बनाने का यही फायदा होता है बेटा। और D हो गया हमारा 0 12, ठीक है। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड with vertices O, which is origin, A, which has coordinate 10 0, B, which has coordinates 10 6, C, which has coordinates 6 10, D, which has coordinates 0 12। तो बस हमें अब प्रॉफिट की इन सब पर वैल्यू निकालनी है। ओरिजिन पर तो 0 ही आनी है, कोई बात नहीं, हम एक बार निकाल लेते हैं। देखिए 0 पर 0 ही आनी है, हमें पता है, दिस इज द प्रॉफिट 12x प्लस 40y। ए पर बी y कोऑर्डिनेट 0 है, 120 हो गया। बी पर 120 प्लस 240 360 हो गया। सी पर 72 प्लस 400 तो 472 हो गया, सॉरी इक्वल 472 हो गया। एंड डी पर 480 हो गया, 480 हो गया। एक बार चेक जरूर कर लेते हैं बेटा, 120 बी 10 6 है, 120 प्लस 240 360 हो गया। एंड सी 6 10 है, 72 400 472, एंड डी 0 12 है, दैट मीन्स 480, बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स डी पर आपको दिख रहा है मैक्सिमम है बेटा प्रॉफिट, डी पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, दैट मीन्स उसको 12 काउस पालनी चाहिए, राइट। एन एक भी नहीं, दैट मीन्स टू मैक्सिमाइज his profit he should raise 12 hen।
ओ सॉरी कॉज। ओके, तो सिंपल बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन था बेटा, बट वर्ड प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस की हो, ये एक बार जरूर चेक कर लेना बेटा फाइनल रिवीजन। चलिए, Nikhil has a bag of marbles that contains exactly 8 green marbles and 6 red marbles. He takes out 3 marbles successively without replacing any of the marbles. What is the probability that all 3 marbles taken out are green in color? Show the steps. Yes, सिंपली इसको हम निकाल सकते हैं बेटा, बट आपको ध्यान हो ऐसे बुक में भी क्वेश्चन थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये यूज होती है। हम ओके 3 इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट द इवेंट्स बी A event, first marble is green, B event assume करते हैं बेटा second marble is green, and C हम assume करते हैं third marble is green। ये 3 मार्क्स में है तो हम पूरा करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से अभी आप देखेंगे 1 मार्क में भी निकाल सकते हैं। ओके, अब आपसे जो पूछा है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ऑल द 3 मार्बल्स आर ग्रीन, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, और इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम कैसे निकालते थे? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी गिवन ए बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हमारा बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बिल्कुल बुक में भी ऐसे क्वेश्चन थे बेटा। चलिए, एनीवे फर्स्ट मार्बल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 8 ग्रीन मार्बल्स हैं, 6 रेड मार्बल्स हैं, दैट मीन्स टोटल 14 मार्बल्स हैं, तो 8 आउट ऑफ 14 ये प्रोबेबिलिटी ए हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मतलब ए ऑलरेडी हो गई, 3 मार्बल्स आउट हुए हैं, पहला ग्रीन आ चुका, ठीक है। 3 की बात कर रहे हैं तो वो रिप्लेस नहीं हुआ, विदाउट रिप्लेसिंग की बात हो रही है, ठीक है, वो रिप्लेस नहीं हुआ, तो टोटल 13 हो गए। अब वो ग्रीन भी निकल चुका है बाहर, तो 7 रह गए। तो बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए ये इफेक्ट हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी थी, उसका इफेक्ट इस पर हुआ कि अब रिमेनिंग 13 रह गए और रिमेनिंग ग्रीन भी 7 रह गए, तो 7 आउट ऑफ 13 ये हो गई प्रोबेबिलिटी। और लास्ट भी इसी ढंग से, अब अगेन ये दोनों भी बाहर ही हैं तो 12 रह गए और ग्रीन रह गए 6। ओके, यही देख रहे हो आप, बिल्कुल आप सिंपल ढंग से भी ऐसे ही निकालते। ओके, तो 1 मार्क में हो बिल्कुल आप ऐसे ही निकाल सकते हो, बट 3 मार्क्स में थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि उन्होंने स्टेप्स भी पूछे हैं। बिल्कुल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 बाय 13 ये आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a recreational event at a school, there were 8 students, 6 parents, and 4 teachers to play a game. 2 members were selected randomly, one after the other. Find the probability distribution of the number of students. Show your steps. Yes. 8 स्टूडेंट्स, 6 पेरेंट्स, 4 टीचर्स हैं किसी पर्टिकुलर गेम में, और 2 मेंबर्स चूज किए गए हैं रेंडमली। आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एक्स कह देते हैं। अब आपसे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो पहले सबसे पहले आप देखोगे कि ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है। क्या हो सकता है, 2 पर्सन सिलेक्ट हो रहे हैं तो एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट ना हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, यही हो सकता है एट द मैक्सिमम। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो वी कैन जस्ट मेक अ टेबल
हमने टेबल में फर्स्ट x लिखना है, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखना है, 0 1 2। अब एक भी आपका, लेट मी जस्ट राइट यहाँ, फिर हम वहां पुट कर देंगे, एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ। देखिए 8 स्टूडेंट, 6 पेरेंट्स, 4 टीचर, तो टोटल 18% हो गए बेटा। अब स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेशन है तो स्टूडेंट्स तो 18 है और रिमेनिंग क्या हो गए 10। तो जब एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ तो दैट मीन्स पहला पर्सन रिमेनिंग 10 में से है, दूसरा भी उन्हीं में से है, और क्योंकि दोनों रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम काउंट करेंगे कि यस ये हो चुका है, तो 17 हमारे रह गए और ये रह गए हमारे 9। ओके, चलिए हम इसको एक बार कैलकुलेट नहीं करते, प्रोबेबिलिटी का सम 1 देखकर देखेंगे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 मतलब एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ। चलिए पहला ही अगर स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ तो 8 फेवरेबल केसेस बेटा, टोटल 18 केसेस। अब दूसरा स्टूडेंट नहीं हुआ तो टोटल तो 17 रह गए क्योंकि एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अब फेवरेबल केसेस 10 है, 6 पेरेंट्स 4 टीचर्स, रिमेनिंग 10 प्लस, या ऐसा होगा कि पहले नॉन स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, नॉन स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ आउट ऑफ 18 फेवरेबल केसेस 10, और अगर सेकंड स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ तो 17 रह गए और स्टूडेंट 8 है। ओके ओके, ये प्रोबेबिलिटी हम अभी कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 2 मतलब दोनों ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुए तो 8 फेवरेबल टोटल 18 में से, अब टोटल 17 रह गए, फेवरेबल 1 कम हो गया 7, राइट, सिंपल। अब इन प्रोबेबिलिटीज का एक बार सम चेक कर लें बेटा, हमारा 1 आ रहा है। ओके देखिए डेनोमिनेटर हमने सेम रखा है इसलिए ये आएगा 136 306 डेनोमिनेटर, और न्यूमरेटर ऐड करते रहे तो ये 90, सेकंड का हो गया 80 प्लस 80 160, और लास्ट से हो गया 56 यस ये 306 हो गया बेटा, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। ठीक है, ये एक बार चेक जरूर कर लीजिए, कहीं भी गलती के चांस नहीं होंगे। अब हम बिल्कुल कट करके जो मिनिमम बनता है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देंगे। 5/17 हो गई, एक भी स्टूडेंट ना सिलेक्ट होने की, और ये हो गई हमारी कुछ और कैंसल नहीं होता, यहाँ भी यही कैंसिल होगा बेटे, ये हो गया 40 80 बाय राइट, 40 प्लस 40 80 होगा, और ये हो गया 153, और लास्ट वन ये भी आपका हो जाएगा 28/153। आप चाहें तो इसको करने के बाद चेक करिए, बट वही एलसीएम सेम रहता है तो आप क्विकली चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस अभी केयरफुली कैंसिल भी करिए तो केयरफुली लिखिए। ओके, सो हेयर कंप्लीट्स द सेक्शन सी बेटा। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।